गुड मॉर्निंग एवरीवन। खैर कल लास्ट डे हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, जो लास्ट डे हम लोग डिस्कशन कर रहा था, कंपनी से रिलेटेड चीजें पढ़ा हुआ था, कंपनी के सिलेबस में पढ़ा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। आज हमारा पहला दिन है थ्योरी से रिलेटेड। तो पहला जो कंसेप्ट हमें क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि हमें थ्योरी पढ़नी है। तो थ्योरी पढ़ने से पहले ना कंपनी से जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उन चीजों को हम लोग अभी सीख लेंगे। अगर मैं बात करता हूं बेटे कंपनी का, कंपनी के काउंटिंग आप बाद में कीजिएगा, पहले ये तो जस्टिफाई कर लीजिएगा कि कंपनी होता क्या है। बात करते हैं अगर हम लोग कंपनी का, तो याद रखिएगा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी इज एन व्हाट? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड कैन परफॉर्म ऑल ड्यूटीज अंडर देयर ओन नेम। ये बहुत अच्छी बात है, समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी सबसे पहली बात ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, मतलब 4-5 लोग आकर डिसाइड करते हैं कि चलो हमें कंपनी बनानी है। तो ये 4-5 लोग क्या कहलाते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये 4-5 लोग आकर जो डिसाइड करते हैं और डिसाइड करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ही क्या कहलाता है? कंपनी कहलाता है। बट ये ऑर्गेनाइजेशन अपने मन से आप नहीं कर अपने मन से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होता है, उस फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के बाद इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है या क्रिएशन होता है। तो और चूंकि इसमें लॉ इम्प्लॉयड होता है, लीगली आपको इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द एसोसिएशन व्हिच आर क्रिएटेड बाय लॉ। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जितने भी कंपनी होते हैं वो अपने ही नाम से सारे ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, सारे लायबिलिटीज को क्रिएट करते हैं। मतलब वो अपने नाम से पूरा का पूरा बिजनेस का क्या करते हैं? ऑपरेशंस करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड कैन परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज अंडर देयर ओन नेम। अपने ही नाम से अपनी सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो रिलायंस लिमिटेड का क्रिएशन कहां से हुआ होगा? लॉ के थ्रू हुआ होगा। और कोई भी अगर आप डील करते हैं, बिजनेस डील करते हैं रिलायंस से, तो ये बिजनेस डील आपका किन से होता है? रिलायंस से होता है, न कि अंबानी साहब से होता है। जैसे मान लो कि मैं जियो का सिम यूज करता हूं, तो मैं रिलायंस की सिम यूज करता हूं। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी साहब की हम लोग बिजनेस डील कर रहे होते हैं। याद रखिएगा कंपनी जो रेगुलेटेड होता है वो किसके थ्रू होता है? कंपनी एक्ट 2013, और उसके पहले जो एक्ट का नाम क्या था? कंपनी एक्ट 1956। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। या फिर हम लोग उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तब थोड़ा हम लोग इधर एड ऑन होंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या हमने अभी सीखा है। क्या होता है, जैसे मान लो ये एक बंदा है ए, ये दूसरा बंदा है बी, ये तीसरा बंदा है सी। ये तीनों सोचता है कि हम एक कंपनी बनाते हैं। तो ये एसोसिएशन बनाता है। इस एसोसिएशन का कुछ नेम रखता है, ठीक है। और नेम रखने के बाद सबसे पहले इस एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करवाता है। किसमें रजिस्ट्रेशन करवाता है? तो कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाता है। और जैसे ही इसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? कंपनी बन जाता है। और अब कोई भी तरह का बिजनेस डील जो होगा वो ए के नाम से नहीं, बी के नाम से नहीं, सी के नाम से नहीं होगा। अब कोई भी तरह का जो बिजनेस डील होगा वो इस कंपनी के नेम के थ्रू डील होगा, ठीक है। और ये एक लीगल एंटिटी होता है। ये क्या कर सकता है? ये हर वो पर्सनल एक्टिविटी को, ये हर वो आर्टिफिशियल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है जो कि इंसान भी करता है। खाना नहीं खा सकता, रो नहीं सकता, सो नहीं सकता, बट
इंसान जितने भी आर्टिफिशियल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है ये भी सारे आर्टिफिशियल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह का जो एसोसिएशन होता है वो एक कंपनी कहलाती है। क्लियर? अगर हम लोग कंपनी का जो बेसिक डेफिनेशन है ना, इसको हम लोग थोड़ा जब टाइप्स के फीचर्स पढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा हमारा क्लियर होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के और फीचर की बात करते हैं हम लोग। देखिए सर, फीचर हम लोग थोड़ा रिलेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फीचर में क्या होता है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ध्यान से, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी एक पर्सन का एसोसिएशन होता है जिसमें कम से कम कितने मेंबर होना चाहिए? 2 होने चाहिए। सर झूठ मत बोलिए, ओपीसी भी एक कंपनी होती है बेटा, होता है, बस ओपीसी को छोड़ देते हैं तो बाद बाकी जितने भी होते हैं वो उसमें एक से ज्यादा मेंबर होते हैं। ठीक है, ओपीसी बोले तो 1% कंपनी। हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी को डिस्कशन करेंगे। ओपीसी एकदम बिल्कुल फ्रेश तरह का कंपनी है जो कि कंपनी 2013 में ही आया हुआ है, उसके पहले ओपीसी का कोई कंसेप्ट नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी इज एन व्हाट? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने होते हैं? अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी के केस में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपके पास होगा, आपको लगता होगा सर तो गलत बोल रहे हैं, बट ऐसी बात नहीं है। मैं एक ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ कि किसमें कब कहाँ क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कंपनी क्या होता है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जिसमें कम से कम, अब तो एक पहले 2 था और मैक्सिमम का कोई लिमिटेशंस नहीं है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और जरा ध्यान रहे, कंपनी में जो भी लोग होते हैं ना उनको आप कहते हैं मेंबर। क्या कहते हैं बताओ? उनको आप मेंबर कहते हैं। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में जो इंसान होते हैं उनको आप पार्टनर्स कहते थे ना, तो उसी तरीके से कंपनी में जो लोग इंसान होते हैं उनको आप मेंबर के नेम से पुकारते हैं। तो कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, एम्प्लॉय और नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ कोई स्टाफ काम कर रहा है, उसको हम सैलरी दे रहे हैं, तो मेरा मेंबर है? नहीं, जो लोग कंपनी में पैसे लगाते हैं, जो लोग कंपनी के शेयर को अक्वायर करते हैं, वही कंपनी के मेंबर कहलाते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि कब कहाँ क्या होता है। तो कंपनी में एक मिनिमम कितने मेंबर होना चाहिए? 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ओपीसी के केस में 1 मेंबर हो सकता है। खैर, नेक्स्ट दूसरा क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात, लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? लीगल एंटिटी का मतलब होता है लीगल एग्जिस्टेंस। लीगल एग्जिस्टेंस बोले तो वो अपने ही नाम से किसी भी तरह का लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। मान लीजिए कि किसी पे इश्यू करना है, कोई उस पे इश्यू करेगा, या फिर उसका किसी तरह का कोई लिटिगेशन होता है तो लिटिगेशन का सॉल्यूशन करना, तो वो कंपनी की नेम से ही होता है, उसमें किसी मेंबर का नेम ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग एकदम बेसिकली बता सकते हैं, कंपनी का अपना लीगल एंटिटी होता है, अपना लीगल एग्जिस्टेंस होता है, अपने ही नाम से सारा डील करता है। नेक्स्ट आपका कौन सा होता है? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी की जो लाइफ होती है वो कंपनी की लाइफ होती है, और मेंबर की जो लाइफ होती है वो मेंबर की लाइफ होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ द मेंबर। मीन्स टू से मेंबर में गो, मेंबर में कम, बट कंपनी एग्जिस्ट करता रहेगा। अगर कंपनी का किसी तरह का लिक्विडेशन नहीं होता है तो कंपनी की अपनी लाइफ है, मेंबर के मरने के कारण से, मेंबर के जाने के कारण से कंपनी का लाइफ डिस्टर्ब नहीं होता है, उसका अपना सक्सेशन है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या होता है कि ये मेंबर जो कंपनी में जो पैसे लगाते हैं वो मेंबर कहलाते हैं। तो मान लो एक कंपनी है, इस कंपनी में 3 मेंबर हैं, ए, बी और सी। ठीक है ना? सी को चाहता है कि अब हम कंपनी के मेंबर नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या करेगा? सी अपना शेयर को डी को ट्रांसफर कर सकता है किसी भी कंसीडरेशन पर, उसका चॉइस होता है। तो यहाँ पे कोई भी मेंबर अपना ऑनरशिप, अपना मेंबरशिप ट्रांसफर कर सकता है किसी भी दूसरे मेंबर को बिना किसी लिटिगेशन का, बिना किसी प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे अलाउड होता है कंपनी के केस में। तो मेंबर में ट्रांसफर देयर शेयर टू द अदर पर्सन,
कंपनी में क्या होता है, कंपनी में कोई भी काम होती है वो कंपनी का एक कॉमन सील होता है। इंडिया में बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई पेपर को कंपनी को साइन करनी है तो जितने भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनके थ्रू साइन करने के बाद अगर उस पर स्टैंप लग जाता है कंपनी का तो माना जाता है वो डील कंपनी का है, कंपनी इसमें डील की हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेड लायबिलिटी, जो मेंबर होते हैं उसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इंसान कंपनी में कमिट किया हुआ है कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है ना, तो इसकी लायबिलिटी कितनी होती है, 1 लाख रुपए तक की होती है। 1 लाख के बाद अगर कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी को लॉस हो तो ये इसके लिए लेवल नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं लायबिलिटी ऑफ द मेंबर आर लिमिटेड अप टू द शेयर वैल्यू अक्वायर्ड बाय देम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। कंपनी में क्या होता है, ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होता है, मतलब जो ओनर होता है वो मैनेजमेंट नहीं होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो ओनर नहीं होता। ओनर मतलब जो कंपनी में पैसे लगाते हैं, ये मेंबर कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं, इनके पास ओनरशिप होता है, बट ये डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो नहीं होते हैं। इनके थ्रू मतलब ओनर के थ्रू ही कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाता है जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं। ये लोग ही कंपनी का मैनेजमेंट चलाते, कंपनी का को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी में ओनरशिप और कंपनी का मैनेजमेंट अलग अलग होता है। मैनेजमेंट आर द पीपल हु आर अपॉइंटेड बाय द ओनर ऑफ द कंपनी फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। और इसी को आप किस नेम से पुकारते हैं, तो बीओडी के नेम से पुकारते हैं, बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहां तक आपका क्लियर है ना। तो एक बार फिर से आप देख लें कि कंपनी में क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, कम से कम 2, मैक्सिमम का कोई लिमिटेशंस नहीं। ओपीसी आर द एक्सेप्शंस। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी में जितने भी कंपनी का अपना लीगल एग्जिस्टेंस होता है वो अपने ही नाम से सारा डील कर सकता है, उसमें किसी मेंबर का नाम डील में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन की बात करते हैं तो परपेचुअल सक्सेशन में क्या होता है, कंपनी का लाइफ होता है और मेंबर का लाइफ होता है। मेंबर में गो, मेंबर में कम, द लाइफ कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट। नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मेंबर में ट्रांसफर देयर शेयर्स टू द अदर पर्सन एज पर देयर चॉइस। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, कोई इसको ऑब्लिगेशंस नहीं होता कि वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट पार्टनरशिप में आपने क्या पढ़ा होता कि पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था कि मेंबर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू शेयर वैल्यू अक्वायर्ड बाय टीम। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी में ओनरशिप किनके पास होता है, तो मेंबर्स के पास होता है, और मैनेजमेंट कौन करता है, तो जो भी उसके जो लोग होते हैं जिनके थ्रू जो अपॉइंट किया जाता है वो मैनेजमेंट कहलाते हैं और वही कहलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है, एक बार उसको आप देख लीजिए, थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। बस थ्योरेटिकल है, मेरी थ्योरी कुछ ठीक ठाक नहीं है, आपको थ्योरी सेमेस्टर पढ़ा देंगे, हम थोड़ा प्रैक्टिकल से पढ़ाते हैं तो फिर प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको मजा आएगा। थ्योरी मेरी थोड़ी सी दाएं बाएं है, चलेगा। कोई अगर इसमें जितना मुझे आता था मैंने आपको बता दिया और चीजें आप समझ भी रहे होंगे कैसे कहाँ क्या करना है नहीं करना है। चलो थर्ड नंबर, चलो सबसे पहले ना देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप थोड़ा। पहले एक्ट था 1956, कंपनी एक्ट 1956, ठीक है। मतलब 1956 में जो रिजोल्यूशन था, जो भी रूल्स थे उसी के अकॉर्डिंग कंपनी का ऑपरेशन होता है। 2013 में, बात तो बहुत 2011 से ही चल रहा था, बट 2013 में यूपी की गवर्नमेंट था, 2013 में कंपनी एक्ट न्यू बनाया गया जिसको आप कहते हैं कंपनी एक्ट 2013। जितनी भी कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड थे वो ऑटोमेटिकली किस में ट्रांसफर हो गए, तो कंपनी एक्ट 2013 में ट्रांसफर हो गए। अब इन सारे कंपनी को अपना ऑपरेशंस किसके थ्रू करना पड़ेगा, तो कंपनी एक्ट 2013 में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं उसी को ऑप्ट करके, उसी को फॉलो करके अपना ऑर्गेनाइजेशन का, अपने कंपनी का ऑपरेशंस करना होगा। तो लीगली क्या होता है,
कंपनी के ऑपरेशंस करने के लिए ना कंपनी एक्ट 2013 में ना गवर्नमेंट की 3 डिपार्टमेंट बनाई गई है। पहली डिपार्टमेंट का नाम क्या है बताओ? MCA, जिसको आप कहते हैं क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है। दूसरा जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का वो है आपका ROC, जिसको आप कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और तीसरा आपका है CLB, जिसको आप कहते हैं कंपनी लॉ बोर्ड। सर क्लियर है? ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से। अब कंपनी का रेगुलेट करना है। इंडिया में बहुत सारी कंपनी, 10,000 प्लस कंपनी होंगे। ठीक है ना? कितनी कंपनी है इंडिया में टोटल पब्लिक कंपनी? हाँ, हमारी भी कंपनी है स्किल फोरम प्राइवेट लिमिटेड, और उसी कंपनी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना ऑपरेशंस कर रहे हैं। आई एम द मेंबर टू। मैंने पैसे नहीं लगाए अभी तक, बट आई एम द मेंबर। हम लोग बात करते हैं सर, बहुत सारे इंडिया में कंपनी होते हैं। हमारा भी एक अपनी कंपनी है स्किल फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम करते हैं। खैर, कहते हैं कंपनी 2013 में का जो डिपार्टमेंट है, पहला तो कौन सा डिपार्टमेंट कहलाता है आपका? MCA बोलते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये गवर्नमेंट की ना लेजिस्लेटिव बॉडी कहलाती है। आपको पता होगा कि आपने सिविक्स वगैरह बचपन पढ़ा होगा या पॉलिटी पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, किसी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन को अमेंड करना। मतलब पार्लियामेंट में किसी भी कंपनी से रिलेटेड जो भी अफेयर्स वगैरह है ना, वो कौन प्रेजेंट करेगा? तो MCA प्रेजेंट करेगा। जो भी रूल्स चेंजेस करना है या किसी भी तरह का कंपनी एक्ट में अमेंड करना है या किसी भी तरीके से पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना है कंपनी को या पूरी इंडियन कंपनी को, तो वो किसकी कौन करेगा? MCA करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट जो ROC होता है, वो ROC जो कंपनी का है वो कहलाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। चलिए, तो ROC क्या होता है? वो कंपनी का ना एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी आप किसको कहते हैं? जो कि सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है। ठीक है ना? मतलब आपको कोई फाइल करना है, कोई एप्लीकेशन देना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, कुछ भी काम करवाना है, तो आपको किससे काम करवाना पड़ेगा? ROC के पास। याद रखिएगा, हर स्टेट में एक एक ROC होता है, सिवाय एक को छोड़कर, दो को छोड़कर तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में नंबर ऑफ कंपनी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे दो ROC है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और CLB जो होता है वो कंपनी का जुडिशियरी बॉडी होता है। कौन सी बॉडी होती है बताओ? जुडिशियरी बॉडी होती है। जुडिशियरी बॉडी बोले तो किसी भी तरह का लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह होता है, उसका सॉल्यूशन कौन करता है? तो CLB करता है। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? कंपनी लॉ बोर्ड कहते हैं। तो आपने समझ में आ चुका होगा कंपनी 2013 का 3 डिपार्टमेंट है, तीन पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है। तो पहला आपका कहलाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी होता है। दूसरा ROC, जिसको आप क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी। और तीसरा कौन सा होता है? कंपनी लॉ बोर्ड, CLB। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर मान लो कि कोई भी कंपनी है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसको कंपनी बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ROC के पास सारा का सारा एप्लीकेशन देना पड़ेगा। जिस स्टेट में आपके कंपनी का क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड होता है, उसी स्टेट के ROC में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर ना? इतनी चीज समझ में आ चुकी है ना? सर अब हमारे सिलेबस में क्या, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा। क्या तक समझ में आ चुका है? चलो समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको क्या सीखना है, नहीं सीखना है। चलो, आपके सिलेबस में क्या है आपको समझ में आ चुका हो? कंपनी क्या होता है, कंपनी का फीचर्स क्या होते हैं, क्या होता है
सबसे पहले ये एक कंपनी है, इसमें कंपनी नहीं है, ये 5-7 लोग हैं। देखो, और मैं हटा देता हूं पहले। ये एक लोग है, दूसरा लोग है, तीसरा लोग है, ये चौथे लोग हैं और ये 5वें लोग। ये 5 लोग एक दिन बैठे हुए थे सामने चौक पे बैठ के आराम कर रहे थे। अचानक इन्होंने फैसला करा कि चलो ना एक काम करते हैं, हम लोग कंपनी बनाते हैं। पता नहीं क्या करना है, बस इन्होंने फैसला किया है कि हम लोग 5 लोग थे, 5 लोग का नाम ABC हम लोग रख देते हैं। ए है, बी है, सी है और डी। ये 5 लोग ना एक दिन बैठे थे शाम के टपड़ी पे, चाय की दुकान पे। 5 लोग सोचते हैं क्या करें। एक दूसरे को बोलते चलो एक काम करते हैं, हम लोग कंपनी बनाते हैं। तो दूसरे लोग पूछते कैसे बनाओगे कंपनी? बोला हमें प्रोसेस पता है कि कैसे कंपनी बनता है, लेकिन पहले कंपनी बनाते हैं। तो एक इंसान पूछता है कंपनी बना के करोगे क्या? तो एक और इंसान जवाब देता है पहले बनाते हैं ना, फिर सोचेंगे क्या करना है। बात बहुत बहुत सोचने वाली बात है। एक इंसान ने कहा पहले बनाते हैं फिर सोचते हैं क्या करना है। मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप के केस में आपने क्या सीखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। बिजनेस के लिए 4-5 लोग आपस में जुड़ते थे, जितने भी मैक्सिमम मिनिमम पार्ट होते उसके अकॉर्डिंग बिजनेस के लिए लोग जुड़ते थे। अब थोड़ा सा चेंजेस है, पहले लोग जुड़ेंगे तब डिसीजन होगा कि क्या करना है। मतलब यहाँ पे एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग बनाना है, ठीक है ना? तो ये जो एसोसिएशन बहुत जो स्ट्रांग बनाते हैं, मतलब पर्पस नहीं है। अब समझ सकते हैं 4-5 लोग जुटे हैं, पर्पस नहीं है, तो उन लोगों के बीच का कनेक्शन और एसोसिएशन क्या होगा? ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग होगा ही होगा। तो क्या होता है, ये 4-5 लोग इन सामने बैठे थे और बोलते हैं चलो कंपनी बनाते हैं। ये 4-5 लोग अपने आप को एक बक्से में बंद कर लिए। बोलेंगे अब हमारा कोई अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, अब हम 5 लोग इसी बक्से के नाम से जाने जाएंगे। सही है? सही है? हम लोग इसमें अपने आप नाम नहीं बताएंगे हम कौन है, नाम छिपा हुआ रहेगा, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। तो ये लोग 4-5 लोग क्या करते हैं, मिल करके अपने आप को एक बक्से में बंद कर दिए, थोड़ा सा होल रहने दिए उससे, थोड़ा ब्रीदिंग के लिए। बाद बाकी बोलते अब हमारी जो पहचान होगी इस बक्से के नाम से होगी। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी पहचान होनी तो आपको कहीं ना कहीं लीगल आपको नेम चाहिए ना। आपका बक्सा का नाम लगा, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो 10th क्लास में जाकर उनको ना पहला सर्टिफिकेट मिलता है, और कोई मान लो कोई नाम है मोहन, ठीक है, तो मोहन के नाम से पहला सर्टिफिकेट उसको 10th क्लास में मिलता है। उसी दिन से कंफर्म हो जाता तो वही जो इंसान है वो मोहन है, ठीक है ना? तो जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक नेम ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्या करता है, ये 5 लोग मिल करके भागे जाता है आरओसी के पास, बोलता है कि साहब ये हम लोग हैं, ये बक्से ये हम लोग हैं, मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो कंपनी के नाम से। तो आरओसी बोलता है कि काम करो, ये पॉसिबल तो नहीं है, तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले एमओए फाइल करके दो विथ फी नॉट फाइन, ठीक है ना? तो सबसे पहले ये क्या करता है, 5 लोग आरओसी के पास जाता है और आरओसी के पास फाइल करता है एमओए, बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये पहला बात होता है सर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करना पड़ता है किनके पास? आरओसी के पास। सर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की पहली डॉक्यूमेंट होती है, और इसी डॉक्यूमेंट में टोटल 6 क्लाउज, पूरे डॉक्यूमेंट में टोटल 6 क्लाउज होते हैं। इसी 6 क्लाउज को आपको फिल करके कंपनी के पास फाइल करना पड़ता है, ठीक है ना? तो इस 6 क्लाउज में आप देखेंगे जरा कौन कौन से क्लाउज हैं। सर थोड़ा बताएंगे क्या 6 क्लाउज में कौन कौन सा है? तो मुझे मिल गया कि 6 क्लाउज में क्या क्या है, जरा देखोगे ध्यान से।
कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लाउज लिखे जाते हैं। पहला जो क्लाउज है पहला नेम क्लाउज होता है, मैं भूल गया था। पहले जो आपके नेम क्लाउज होते हैं, फिर कैपिटल क्लाउज होता है, सिचुएशन क्लाउज होता है, लायबिलिटी क्लाउज होता है, ऑब्जेक्ट क्लाउज होता है और सब्सक्रिप्शन क्लाउज होता है। इसी 6 क्लाउज पे आपको फाइल करना पड़ता है, किसके पास? तो आरओसी के पास। तो पहला जो आपका कौन सा क्लाउज है? नेम क्लाउज है। इसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कंपनी का नेम आप क्या रखने वाले हैं। सिर्फ नाम लिख बताना है, अपने मन से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कंपनी का नेम आप क्या रखने वाले हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कंपनी का नेम पहले से कोई अगर रजिस्टर्ड कंपनी हो तो उस नाम का कंपनी आपका नहीं हो सकता, या फिर पहले से अगर कोई पहले से कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, उससे अगर ट्रूली रिजेंबल भी है, मतलब एकदम मिलता जुलता नाम भी है, तो फिर भी वो नाम आप नहीं रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा सर, आप ही बताओ। कंपनी का नेम लिखेंगे, कंपनी का नाम क्या होगा? कंपनी का जो भी नाम आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मेरे नाम से रख दीजिएगा, अभिषेक भारद्वाज प्राइवेट लिमिटेड चलेगा। शिवम सर के नाम से रखते हैं, शिवम सर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी रख सकते हैं। याद रहे, अगर अभिषेक भारद्वाज के नाम से पहले कोई कंपनी है तो आप नहीं, या फिर ट्रूली रिजेंबल भी नहीं कर सकते, मतलब कि थोड़ा भारद्वाज का ए और आगे पीछे कर दिए, बोले तो डिफरेंट है, पॉसिबल नहीं। और साथ साथ कहा जाता है कुछ कंपनी का नाम ऐसा भी नहीं रह सकते जो कि सोसाइटी पे एक अनवांटेड एडवांटेज आपको मिल जाए, वो भी नाम भी नहीं रह सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का नाम होगा प्राइम मिनिस्टर लिमिटेड, आपको तो पब्लिक पे एक इफेक्ट डालेगा, लगता है इस तरह की कंपनी में ना प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट है। प्रेसिडेंट लिमिटेड, किंग लिमिटेड, पार्लियामेंट, किसी स्टेट का नाम, तो ये सारे नेम से आप कंपनी नहीं बना सकते हैं, ठीक है, जो कि सोसाइटी पे इफेक्ट करता हो, एक अनड्यू एडवांटेज आपको अगर आप पाना चाहते हैं किसी भी नेम का यूज करके, तो कंपनी आरओसी आपको उस नाम का कंपनी नहीं रखने देगा, ठीक है ना। जैसे कोई इंसान आता है, बोलता है ना महेंद्र सिंह धोनी के नाम से कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, महेंद्र सिंह धोनी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। पता है कि सोसाइटी को, आरओसी को, अगर महेंद्र सिंह धोनी नाम से अगर कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो सोसाइटी पे एक अनड्यू एडवांटेज आपको मिल सकता है, ठीक है ना। या फिर नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहे तो ये नहीं कर सकते हैं, जो कि उसे अनड्यू एडवांटेज आप रिसीव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई कंपनी का नाम वो नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका कौन सा क्लाउज होता है? सिचुएशन क्लाउज होता है। सिचुएशन क्लाउज क्या होता है? उस स्टेट का नेम, आप चूंकि अभी कंपनी आपका बना ही नहीं है, आपको पता ही नहीं बक्सा कहाँ रखना है, ठीक है ना, तो आपको क्या नाम रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसमें उस स्टेट का नेम मेंशन करना पड़ेगा जिस स्टेट में कंपनी रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना। तो सर ये तो कंफ्यूजन है, कंपनी तो बहुत जगह होता है एक ही नेम पे कंपनी। अरे नालायक, कंपनी ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कर सकता है, बट कंपनी का एक ही रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। तो किस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड होगा, उस स्टेट का आपको नेम मेंशन करना पड़ेगा। तीसरा कैपिटल क्लाउज। कैपिटल क्लाउज में कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल लिखना होगा कि कंपनी जो आप स्टार्ट करेंगे आप कैपिटल कितना लगाएंगे, पूंजी कितना होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका कौन सा होता है? लायबिलिटी क्लाउज, कंपनी की लायबिलिटी कितनी होगी इनिशियल स्टेज में। फिर आपका कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट क्लाउज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपनी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। बक्से में बंद होने के पहले आप डिसाइड, पहले बक्से में बंद हो गए तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या करेंगे आप, कंपनी बनाकर आपका काम क्या होगा, किस तरीके से सोसाइटी को सर्व करेंगे। तो आपको इसमें ना ऑब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट नॉर्मली दो तरह का होता है, एक आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका कौन सा होता है? सपोर्टिव ऑब्जेक्ट। तो मेन ऑब्जेक्ट और सपोर्टिव ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? जिस पर्पस के लिए, से मान लो कि मैं हॉस्पिटल खोल रहा हूं, तो हॉस्पिटल खोलना और हॉस्पिटलिटी सर्विसेज देना ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट होगा।
और सपोर्टिव ऑब्जेक्ट जो कि मेन ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करे, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के साथ अगर हम लोग क्या खोल दें, मेडिकल शॉप खोल दें या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह खोल दें तो चलेगा। अगर हॉस्पिटल के साथ सब्जी मंडी खोल दें या थिएटर खोल दें, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब सपोर्टिव ऑब्जेक्ट भी मेन ऑब्जेक्ट से के सिमिलर होना चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट एजुकेशन सर्विसेज होगा, हम आपको एजुकेशन सर्विसेज ही दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, हम कैंटीन फैसिलिटी दे दें, हम आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी दे दें, हम आपको बुक शॉप भी ओपन कर सकते हैं। पर ध्यान रहे हम मूवी थिएटर अपने स्कूल में लगा दें कि या तो बच्चे पढ़ेंगे या तो मूवी देखेंगे, कोई भी लोग है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब सपोर्टिव ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, उस सपोर्टिव ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्ट से सिमिलर होना चाहिए। और लास्ट आपका कौन सा होता है, सब्सक्रिप्शन क्लाउज। याद कीजिए बक्से में 5 आदमी अभी भी बंद था, बक्सा तो बंद है सर, याद कीजिए बक्से में 5 आदमी बंद था ना, ठीक है, बक्सा तो बंद है। आरओसी को कैसे पता चलेगा कौन है नहीं है, तो क्या करते हैं ना, तो आरओसी झांकता है बक्से में, छोटा सा होल छोड़े थे याद है, इससे वो लोग ब्रीदिंग कर रहा, तो उसमें ना झांक कर देखते हैं कि कौन कौन इंसान है। मतलब सब्सक्रिप्शन क्लाउज में 5 इंसान जो बक्से में बंद है, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका प्रोफेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, और याद रखिएगा ऐसे इंसान को हम लोग कुछ नाम रख देते हैं, अच्छा लगेगा ना, ऐसे इंसान को हम लोग कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं बताओ, प्रमोटर। मतलब ये 5 इंसान जो सोचे कंपनी स्टार्ट करना, कंपनी चलाना है, इसको क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं, और प्रमोटर ग्रुप कहलाता है। तो आपने क्या देखा सर, कंपनी स्टार्ट करने से पहले पहला आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या करते हैं, पहला हम लोग काम करते हैं आरओसी के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अप्लाई करते हैं, फाइल करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करने के बाद, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करने के बाद आरओसी आपकी सारी चीजों को वेरीफाई करके ना आपको देती है COI, बोले तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पक्का ना। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो ये कंपनी क्या कर सकता है, फंड रेज कर सकता अपने ही नाम पे। ये कंपनी क्या कर सकता, लोन ले सकता है। ये कंपनी क्या कर सकता है, एसेट्स एक्वायर कर सकता है। ये कंपनी क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकता है अपने ही नाम पे। ये कंपनी क्या कर सकता है, किसी भी तरह का डील में इन्वॉल्व हो सकता है। सिवाय क्या नहीं कर सकता, तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। कौन से कंपनी के केस में, तो मैं बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पे पब्लिक कंपनी के केस में। अगर वो प्राइवेट कंपनी होगा तो प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ ही अपना बिजनेस भी कर सकता है, बट पब्लिक कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद आप सिर्फ यही सब काम कर सकते हैं, सिवाय बिजनेस को छोड़कर। अब इतना काम करने के बाद सब कुछ फाइल हो गई, एसेट्स एक्वायर्ड हो गया है, कंस्ट्रक्शन हो गया है, लोगों का अपॉइंटमेंट हो चुका है, बट बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको आरओसी के पास एक और डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, AOA नॉट C। क्या नाम बताओ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या करना पड़ता है बताओ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फाइल। इसमें सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं, कंपनी का ऑपरेशंस कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, डिविडेंड क्या देंगे, कंपनी का एक्सपेंड कैसे करेंगे, किस चीज, मतलब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसके पास फाइल करना पड़ेगा, आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। आरओसी फिर आपको देगी COC। COC बोले तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट,
सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देगी और इसी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद कंपनी बन गया। शिवम सर के नाम से हम लोग कंपनी बनाया था, शिवम अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी बन चुका है। या प्राइवेट लिमिटेड हटा दो, बड़ी कंपनी चूंकि सीओसी अलग बना है, इसको हटा दो, शिवम अग्रवाल लिमिटेड एक कंपनी बन चुकी है। अब यहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। क्लियर ना? आपने क्या देखा सर? फिर से मैं एक बार रिलेट कर दूं। कंपनी 5 इंसान बंद हुए बक्से में, इसी 5 इंसान के जो बक्से में बंद हुए इसको आप कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं बताओ? प्रमोटर कहते हैं। ठीक है ना? प्रमोटर क्या करता है? आरओसी के पास अप्लाई करता है। क्या अप्लाई करता है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अप्लाई करता है। इसमें 6 क्लाउज होते हैं। कितने क्लाउज होते हैं? 6 क्लाउज। इसमें आपका नेम क्लाउज होता है, सिचुएशन क्लाउज होता है, कैपिटल क्लाउज होता है, ऑब्जेक्ट क्लाउज होता है, प्रेफरेंस क्लाउज होता है, लायबिलिटी क्लाउज होता है। ठीक है ना? और उसके बाद आरओसी आपको क्या अप्लाई देती है? तो सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सॉरी प्राइवेट कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी के केस में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाद क्या कर सकते हैं आप बताओ? तो फंड रेज कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, एसेट्स को एक्वायर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा आप कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करके रख लीजिए, बिजनेस शुरू मत कर दीजिएगा। क्लियर रहने आता? अब यहाँ के बाद क्या होता है कि जैसे पूरा का पूरा जब आपको सब कुछ तैयार हो जाता है ना, तो साथ साथ आपको लगे हाथ एक और डॉक्यूमेंट डालना होता है। उसका नाम क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, AOA। ठीक है? इस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का ऑपरेशंस कैसे होगा, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या करना है क्या नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको लिखना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। कंपनी के ऑपरेशन यानी इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी के टाइप से पुकारते हैं। इसका कोई क्लाउज नहीं होता। आपको अपनी कंपनी कैसे चलाना है वो पूरा का पूरा आप मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को वेरीफाई करने के बाद ना आरओसी क्या देती है? तो सीओसी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। याद रखिएगा प्राइवेट कंपनी के केस में, यानी जिस कंपनी के लास्ट में पीवीटी एलटीडी या फिर पीवीटी एलटीडी लगा हुआ है, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बट पब्लिक कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दोनों अलग अलग चीज होता है। यहां तक समझ में आ चुका है आपको? हाँ या ना? सर ये क्यों पढ़ाया आपने? शिवम सर भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्यों पढ़ाया? आपको तो इश्यू ऑफ सर्विस पढ़ाना था, ये क्यों पढ़ाया? पागल हो गए क्या आप? अरे नालायक, आप तो समझते ही नहीं है। मैंने आपको बताया क्या है कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए ना मतलब आपको पैसे की जरूरत है। पैसे कहां से लाएंगे? तो कंपनी को ना फंड की जरूरत है। पैसे कहां से लाएंगे? तो कंपनी पैसे लाता है या तो डेप्ट, किसी से कर्ज ले लो, या फिर इक्विटी। ठीक है? जब ओनर या प्रमोटर अपना पैसा लगाएगा उसको आप कहते हैं इक्विटी। उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लोग पैसा लगा देगा वो इक्विटी होल्डर हो जाएंगे। मतलब प्रमोटर अगर पैसा नहीं लगाया, अगर प्रमोटर पैसा नहीं लगाया तो पैसे कहां से लाएंगे? लोगों से लाएंगे, भीड़ से मांग। चुकी जितना कैपिटल क्लाउज में जितना कैपिटल लिखा जाएगा उतना तो कैपिटल चाहिए कंपनी को, तो वो कैपिटल कहां से लाएगा? तो कैपिटल लाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, अपने इक्विटी को छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करते हैं। मान लो कि अगर 10 लाख की हमें इक्विटी है और इसको एक इंसान से पैसे नहीं मांग करके हम लोग टुकड़ों में पैसे मांगते हैं। मान लो कि एक हम लोग 10 रुपए का रखते हैं एक यूनिट, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा? 1 लाख। इसी को हम लोग कहते हैं शेयर्स। बात समझ में आ गई ना आपको? अब आपका मेन काम क्या है? आपको क्या सीखना है इस यूनिट में? आपको सीखना क्या है कि कंपनी शेयर इशू कैसे करेगा। ठीक है? आपको और कुछ नहीं पढ़ना, न तो कंपनी का अकाउंटिंग पढ़ना है, न तो एसेट्स का एक्विजिशन कैसे होगा वो पढ़ना है। अभी आपको सिर्फ सीखना है कि कंपनी जो फंड रेज करेगा वो फंड कहां से रेज करेगा, कैसे रेज करेगा, और यही फंड 1 लाख रुपए रेज करने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर आपको सीखना है। अब तुम सोच सकते हो कंपनी अकाउंटिंग कितनी बड़ी चैप्टर होगी। अभी तो सिर्फ फंड रेज करा हुआ है, कंपनी का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। यहीं पे ना, कहाँ पे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद
अभी तो फंड सिर्फ रेज करना है, फंड का यूटिलाइजेशन नहीं करना है। अब इस फंड का यूटिलाइजेशन करने के बाद जब कंपनी स्टार्ट होगा तो फिर कंपनी का अकाउंटिंग सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही सीखना है, इक्विटी कंपनी कहां से पुराएगा, कैसे पुराएगा। क्लियर ना? आपको चीजें समझ में आ चुकी है पक्का? इसको आप रिविजन कर लेंगे। कल हम लोग क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी सीखेंगे, टाइप्स ऑफ शेयर्स सीखेंगे। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ इक्विटी सीखेंगे, सॉरी टाइप्स ऑफ शेयर सीखेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी सीखेंगे और धीरे 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 शेयर कैपिटल सीखेंगे। फिर धीरे 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 हम लोग प्रैक्टिकल चीजों पे मूव करते चले जाएंगे। क्लियर? थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो अगेन। थैंक यू एवरीवन, बाय।